आज अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संवैधानिक शासक माना जाता है। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, किस प्रकार से वो सुपर पावर है, तो इन सब के पीछे राष्ट्रपति पद का बहुत बड़ा महत्व है और योगदान है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। 101% एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य रट लो बिल्कुल अच्छी तरह। इसके साथ साथ इसकी निर्वाचन प्रक्रिया भी आएगी, लेकिन चूंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने वो अलग से टॉपिक बनाने का निश्चय किया है। तो चलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य अपन देखते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के विषय में अनुच्छेद 2 में सिर्फ इतना कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इन थोड़े से शब्दों में वर्णित राष्ट्रपति का पद भविष्य में विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली पदों में से एक होगा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा शासक है। तो मुनरो ने उसके बारे में क्या कहा देखिए। अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी शक्तियों का प्रयोग करता है जितना किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र में कोई नहीं करता है। इसके पश्चात देखिए सर हेनरी मेन ने क्या कहा राष्ट्रपति के बारे में। इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति न तो राज्य करता है और न शासन। अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल शासन करता है अपितु राज्य भी करता है। तो दोस्तों अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और सिर्फ एक लाइन कही गई है संविधान में कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। इस एक लाइन में आप अनुमान लगा लो कि आज राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली पद बन गया है, कितनी उसकी पावर्स जो है वो बन गई है। न केवल अमेरिकी राष्ट्र की राजनीति से रिलेटेड अपितु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड भी अमेरिका किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली संवैधानिक शासक है। तो वो कौन कौन से कार्य करता है, किस किस प्रकार की शक्तियां उसको प्राप्त है, वो देखिए। पहला पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियां। अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों। तो पहला है कार्यपालिका शक्तियां, और कार्यपालिका शक्तियों में पहला है कानून लागू करना। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन का प्रधान होने के नाते सभी कानूनों, कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों, संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है, ठीक है। तो चूंकि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, प्रशासन का प्रधान होता है, उस नाते देश के शासन का संचालन करने के लिए जो भी आवश्यक कानून लागू करने हैं, ऑर्डर निकालने हैं, वो सब कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। जो दूसरे देशों के साथ संधियां की गई होती हैं उन संधियों को अपने देश में लागू करना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे कांग्रेस के द्वारा कानून पारित किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। ये सब कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरा जो कार्यपालिका संबंधी कार्य है उसका प्रशासन का संचालन करना, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं संपूर्ण प्रशासन के संचालन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। संघ सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और आयोगों, बोर्डों आदि को आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति चूंकि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रशासन का प्रमुख होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, उस नाते देश के संपूर्ण प्रशासन के संचालन की उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए वो जितने भी विभाग होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है, अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनके अंदर कार्यों का बंटवारा करता है, अलग अलग आयोगों की नियुक्ति करता है, उनको आदेश और निर्देश जारी करता है, पूरे देश के प्रशासन के लिए ऑर्डर निकालता है। सब कार्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। फिर नियुक्तियां करना, देश के प्रशासन का संचालन करने के लिए आवश्यक सभी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। संविधान में राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है उच्च स्तरीय नियुक्तियां, दूसरी है निम्न स्तरीय नियुक्तियां। तो देश के अंदर जो भी नियुक्ति करनी है, देश के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, आयोग हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं, संस्थाएं हैं, उन सब के अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा विदेशों के अंदर
दूसरे देशों के अंदर जो राजदूतों की नियुक्ति करने का कार्य है, अलग अलग प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का कार्य है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन सी नियुक्तियां करता है? पहले उच्च स्तरीय नियुक्तियां देखिए। उच्च स्तरीय नियुक्तियों में कैबिनेट के सदस्य, राजदूत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न संघीय आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, सैन्य अधिकारियों सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है। राष्ट्रपति इन उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्तियां सीनेट के परामर्श और सहमति से की जाती हैं। तो ये जो नियुक्तियां अभी बताई आपको, ये सब नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी अनुमति से, किसके अनुमोदन से? सीनेट की अनुमति से, सीनेट की पुष्टि के बाद में ये नियुक्तियां मान्य होती हैं। फिर देखिए निम्न स्तरीय नियुक्तियां। ये नियुक्तियां सरकार के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों द्वारा की जाती हैं, जिनमें राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब है सीनेट की शिष्टता। ये भी राष्ट्रपति की एक कार्य है। क्या है ये? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली उच्च स्तरीय नियुक्तियों के लिए सीनेट की सहमति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस प्रथा का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष में संघीय पदों पर नियुक्ति करने से पूर्व उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटरों से परामर्श कर उनकी पसंद के अधिकारियों को नियुक्त कर देता है, ताकि संघीय पदों पर अन्य नियुक्तियों में सीनेट का समर्थन मिल सके। इसको क्या बोलते हैं? सीनेट की शिष्टता। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा जो भी संघीय नियुक्तियां की जाती हैं, राज्यों के अंदर नियुक्तियां की जाती है, उनकी पुष्टि सीनेट के द्वारा की जाती है, और सीनेट जब तक नियुक्ति की पुष्टि नहीं करती है तब तक वो नियुक्ति मान्य नहीं होती है। तो राष्ट्रपति ने सीनेट की मतलब सहमति लेने के लिए नियुक्तियों पर सीनेट आसानी से मान जाए, इसके लिए ये बीच का रास्ता निकाला है। क्या निकाला है? कि जिस भी राज्य के अंदर जो नियुक्ति की जाती है, ठीक है, तो वो वहाँ के जो वरिष्ठ सीनेटर होता है उससे परामर्श कर लेता है पहले से, मतलब उसकी पसंद के अधिकारी को उसके राज्य में नियुक्त कर देता है। तो उससे क्या होता है, वो सीनेटर जो है वो सीनेट का सदस्य खुश हो जाता है। तो जब संघ के अंदर जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, उस नियुक्ति के अंदर जब सीनेट के अंदर पुष्टि करने की बात आती है तो वो उसका सपोर्ट कर देता है, उसका विरोध नहीं कर पाता है। दूसरा जो कार्य इसके अंदर एक आता है अल्पावकाश नियुक्तियां। अल्पावकाश नियुक्तियां, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। राष्ट्रपति कुछ समय के लिए सीनेट की सहमति के बिना भी नियुक्ति कर सकता है, जिसके तहत वह सीनेट के 2 अधिवेशनों के मध्य की अवधि का प्रयोग कर सकता है। बाद में सीनेट के द्वारा यदि उसकी पुष्टि कर दी जाती है तो ठीक है, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? बीच का रास्ता निकाला गया है कि जब सीनेट का अधिवेशन होता है तो दो अधिवेशनों के बीच के अंदर जो गैप होता है, 2 महीने का, 5 महीने का, उस गैप के दौरान जो है क्या कर देता है कि अधिकारियों की नियुक्ति कर देता है। ठीक है, तो बाद में जब अधिवेशन होता है तो सीनेट अगर उनकी पुष्टि कर दी है तो वो नियुक्तियां मान्य होती हैं, और पुष्टि नहीं करती है तो उनको पद से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इतने महीने तक वो बिना सीनेट की सहमति से अल्पावकाश के लिए, मतलब कुछ अवधि के लिए, और अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। फिर है सेवा से पृथक करना। देखिए राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार है। नियुक्तियां करने में तो राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति के अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन सार्वजनिक अधिकारियों को पद से हटाने के संबंध में संविधान ने उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो पद से हटाने मतलब अधिकारियों को नियुक्त करना है, वो तो तभी मान्य होती है जब सीनेट उसकी पुष्टि करती है। सीनेट वहां पर व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस का द्वितीय सदन है, ठीक है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो नियुक्ति में तो सीनेट की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन उनको पद से हटाने में कोई सीनेट की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो राष्ट्रपति जब चाहे तब जो है किसी भी अधिकारी को उसकी सेवा से अलग कर सकता है। फिर कैबिनेट का नेतृत्व करना। दोस्तों राष्ट्रपति प्रशासन का संचालन करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वहां पर मंत्रियों को सचिव कहा जाता है। तो जो सचिव होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका नेतृत्व कौन करता है? जिसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री करता है, वहां पर राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार सेना का नेतृत्व करना। देश की जो सेना है, सशस्त्र सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनका भी सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। सेना को ऑर्डर देना है, आदेश देना है, निर्देश देना है, वो सब कार्य जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। फिर क्षमा प्रदान करना, क्षमा की शक्ति का प्रयोग करना। देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। वह अपराधियों को क्षमा प्रदान करता है, उसके दंड को स्थगित या कम कर सकता है। वह एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान शक्ति पर 2 प्रतिबंध है। पहला है, राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है।
फिर है महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। तो दोस्तों किसी अपराधी को माफ करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी अपराधी के दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, या उसकी अवधि को कम भी कर सकता है। और इसके साथ साथ वो सर्व क्षमा यानी सार्वजनिक क्षमा का भी प्रयोग कर सकता है। सार्वजनिक क्षमा का या सर्व क्षमा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई किसी एक प्रकार के मामले में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको सजा दी गई है, तो ऐसे मामले में जो गिरफ्तार किए गए सजा पाए हुए लोग उनको एक साथ माफी भी प्रदान कर सकता है। वो दो प्रकार के मामलों में माफी प्रदान नहीं कर सकता। एक तो कौन से कि राज्य से रिलेटेड किसी कानून का अगर कोई किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है तो उसकी सजा को राज्य का जो गवर्नर है वही माफ कर सकता है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता। दूसरा, महाभियोग के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, दंडित किया गया है, तो उसको भी राष्ट्रपति माफी प्रदान नहीं कर सकता। अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। देखिए, राष्ट्र का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति निर्धारित करता है और विदेशों से अमेरिका के संबंधों का संचालन करता है। वैदेशिक संबंधों के संचालन के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। तो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। किस देश के साथ में किस प्रकार के संबंध रखने वो राष्ट्रपति तय करता है। दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। दूसरे देशों के राजदूतों को अपने देश में नियुक्त करने का राष्ट्रपति कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, मंच हैं, संस्थाएं हैं, उनके अंदर देश का प्रतिनिधित्व जो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है वो देखिए। पहला है विदेशों में राजदूतों और अपने देश के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना। दूसरा है विदेश नीति के सिद्धांतों का निर्धारण करना। तीसरा है विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करना। चौथा है विदेशी राज्यों से संधियां और समझौते करना। यद्यपि संधि के लिए वार्ता करने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र है, परंतु संधियां तभी वैध समझी जाती है जब सीनेट द्वारा अपने 2/3 बहुमत से इसकी पुष्टि कर दी जाए। परंतु किसी भी देश के साथ संधि करने से या न करने का निर्णय पूर्णतया राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। विदेश यात्रा करने वाले और प्रवासी अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा करना। तो दोस्तों ये प्रमुख कार्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा विदेश नीति के क्षेत्र में किए जाते हैं। ये जो संधि और समझौते का है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ में संधि करने के लिए वार्ता प्रारंभ कर सकता है, लेकिन संधि तभी मान्य होती है जब सीनेट उसकी अपने 2/3 बहुमत से पुष्टि करती है। अगर सीनेट पुष्टि नहीं करती है तो किसी भी देश के साथ राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधि जो है वो मान्य नहीं होती है। ठीक है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध है। फिर है विधि निर्माण संबंधी शक्तियां। तो राष्ट्रपति को विधि निर्माण संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है। अब क्या क्या शक्तियां प्राप्त है देखिए। कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान के अनुसार कांग्रेस को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति के बारे में संदेश भेजना राष्ट्रपति का अधिकार है। कांग्रेस के नाम संदेश में राष्ट्रपति कांग्रेस को देश की आंतरिक और बाह्य स्थितियों से अवगत कराने के साथ ही आवश्यक कानूनों के निर्माण का सुझाव भी दे सकता है। तो एक तो राष्ट्रपति को संदेश भेजने की शक्ति प्राप्त है। जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो अधिवेशन के प्रारंभ में जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कांग्रेस को संदेश भेज सकता है, जिसमें वो कांग्रेस से उन कानूनों को बनाने की मांग कर सकता है जो कानून देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, कांग्रेस पर ऑटोमेटिक जो है मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाता है। दूसरी शक्ति है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाना। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है तथा कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को और कुछ दिनों तक चलने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है तो वह अधिवेशन की समाप्ति के बाद पुनः विशेष अधिवेशन बुलाने की धमकी देकर कांग्रेस पर दबाव डाल सकता है। तो जो व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस है उसका अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो कांग्रेस का जो साधारण अधिवेशन चल रहा है उस अधिवेशन की अवधि को बढ़ा सकता है, या फिर अगर कांग्रेस उनकी इस बात से सहमत नहीं होती है तो वो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने की धमकी देकर भी उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। फिर तीसरा जो कार्य है विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति का वो है निषेधाधिकार। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया विधेयक तभी कानून बन सकता है जबकि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह चाहे तो उस पर हस्ताक्षर कर सकता है अथवा बिना हस्ताक्षर किए वापस भी लौटा सकता है। इसको बोलते हैं निषेधाधिकार की पावर। यानी कांग्रेस द्वारा बनाया गया कोई भी विधेयक है वो तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उस विधेयक पर चाहे तो साइन करके लौटा सकता है, चाहे तो बिना साइन किए भी लौटा सकता है, चाहे तो अपने पास भी पड़ा रख सकता है।
तो ये जो उसको शक्ति प्राप्त है इसको बोलते हैं निषेधाधिकार की शक्ति, वीटो पावर। ठीक है, आगे देखिए अब राष्ट्रपति दो तरह के निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है। पहला है विलंबकारी निषेधाधिकार, दूसरा है जेबी निषेधाधिकार। दो नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विलंबकारी निषेधाधिकार किसको कहते हैं? कांग्रेस द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उससे असंतुष्ट होने पर अपनी टिप्पणी के साथ उस विधेयक को पुनः कांग्रेस के पास भेज सकता है। तो इससे विधेयक पर क्या हो गया? विलंब हो गया। भाई वो विधेयक को पारित नहीं करके, उस पर साइन नहीं करके और अपनी कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, उन ऑब्जेक्शन के साथ उस विधेयक को कांग्रेस को वापस भी रिटर्न लौटा सकता है। ठीक है, तो इससे उस विधेयक के पारित होने में विलंब हो जाता है। तो इस शक्ति को बोलते हैं विलंबकारी निषेधाधिकार। दूसरा है जेबी निषेधाधिकार। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस के द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर, इसमें रविवार शामिल नहीं है, हस्ताक्षर कर या बिना हस्ताक्षर किए कांग्रेस को पुनः भेजना अनिवार्य है। ठीक है, फिर आगे देखिए, लेकिन इस अवधि के दौरान यदि कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति कांग्रेस को पुनः नहीं लौटा सकता और इस प्रकार वह विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो इस पावर का जेबी निषेधाधिकार की पावर का राष्ट्रपति इस्तेमाल कब करता है? जब कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने वाला होता है। ठीक है, उसकी अवधि कम होती है, समाप्त होने वाला होता है, उससे जस्ट पहले जो है अगर कांग्रेस जो है कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास में भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अगर पारित नहीं करना चाहता है तो वो क्या करता है कि उस विधेयक को अपने पास रोक के रख लेता है। हालांकि 10 दिन का टाइम होता है कि 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति को उस विधेयक को वापस पारित करके भेजना होता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है कि उस अधिवेशन को अपने पास रख लेता है और इस दौरान 10 दिन का अवधि भी पूरी नहीं होती है, प्लस कांग्रेस का अधिवेशन भी समाप्त हो जाता है और इस प्रकार वो विधेयक जो वो कानून नहीं बन पाता है। तो ये जो राष्ट्रपति को पावर है इसको बोलते हैं जेबी निषेधाधिकार की। भी राष्ट्रपति ने विधेयक को जेब में डाल लिया है। ठीक है, अगला कार्य है प्रशासकीय आदेश जारी करना। राष्ट्रपति को प्रशासकीय आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रशासकीय आदेशों को कानून के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर, प्रशासकीय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर जारी करने का अधिकार है। फिर है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष कांग्रेस को राष्ट्र के आर्थिक मामलों के बारे में अवगत कराता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा यानी बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। बजट को कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करने का तथा उसको पारित करवाने में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देश का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको बजट बोलते हैं, उस बजट को कांग्रेस में प्रस्तुत करना प्लस कांग्रेस से उसको पारित कराना, ये कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। देश की आर्थिक व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से करना ये राष्ट्रपति का कार्य है। अगला जो कार्य है वो देखिए, पार्टी के नेता के रूप में राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है। वह सारे देश में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है तथा उसकी सलाह से पार्टी संगठन के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। पार्टी के नेता के रूप में न केवल वह अपने दल पर बल्कि अपनी पार्टी के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर भी नियंत्रण रखता है। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो अपनी पार्टी का नेता होता है और पूरे देश के अंदर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस वजह से पार्टी के ऊपर उसका प्रभाव होता है, उसका वर्चस्व होता है। पार्टी का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो पार्टी के ऊपर पूरी कमांड जो होती है वो राष्ट्रपति की होती है। अब चूंकि पार्टी के लोग कांग्रेस में होते हैं, कांग्रेस के जो सदस्य के रूप में होते हैं वो पार्टी के लोग ही होते हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस के अंदर जो बहुमत होता है वो राष्ट्रपति का होता है। तो अपने बहुमत के दम पर राष्ट्रपति कांग्रेस से भी आसानी से अपने विधेयकों पर, नियुक्तियों पर, संधियों पर जो है पुष्टि प्राप्त कर लेता है। फिर है राष्ट्रीय नेता के रूप में। राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति का प्रभाव पूरे देश की जनता पर होता है। उसके पीछे देश के बहुमत की शक्ति होती है। सार्वजनिक महत्व के मामले में वही राष्ट्र का प्रवक्ता होता है। तो राष्ट्रपति पूरे देश का नेता होता है, एकमात्र लीडर होता है जो पूरे देश की जनता की आवाज़ होता है। ठीक है, उसके पीछे पूरे देश की जनता का बहुमत होता है। तो कोई भी सार्वजनिक मुद्दा होता है, राष्ट्र से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, कोई टॉपिक होता है, तो उसके ऊपर उसका बयान जो होता है वही अंतिम माना जाता है। फिर है संकटकालीन शक्तियाँ। अगली जो शक्ति है वो है संकटकालीन शक्तियाँ। यद्यपि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु युद्ध, आंतरिक उपद्रव या आर्थिक संकट आदि परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपार शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
तो अमेरिकी संविधान में यद्यपि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक राजनीति के अंदर जब कभी अमेरिका के ऊपर संकट आता है, चाहे युद्ध हो, चाहे आंतरिक उपद्रव हो, चाहे आर्थिक संकट आए, तो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के अंदर राष्ट्रपति को पूरी शक्तियां और पावर्स प्राप्त होते हैं। उस स्थिति का वो किस प्रकार से सामना करे, ये दायित्व राष्ट्रपति का होता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम में 101% ये टॉपिक आएगा। इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।